टॉपिक इज डेंगू, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड अभी वी आर अबाउट टू हैव मे बी एन आउटब्रेक होगा, क्योंकि इतनी बारिश हुई है, ठीक है। वी आर सीइंग कि फ्लडिंग हो रही है हर जगह, जिसकी वजह से डेंगू कैन बी वन आउटब्रेक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अंडर डेंगू, ठीक है। दिस इज माय रूल, आप भी जब पढ़ते हैं तो यू हैव टू स्टडी एज इन कि आप हेडिंग्स बनाइए एंड स्टडी अ टॉपिक अंडर हेडिंग्स, सो दैट जब आप उसको याद रख रहे हैं तो यू रिमेंबर इट अंडर दोज हेडिंग्स एंड यू कैन रेसिप्रोकेट द थिंग, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेंगू क्या है, ठीक है। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? एनी वाइल्ड गेसेस? कुछ गेस मारो। पैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीज। तो यहाँ लॉजी लगा है तो स्टडी ऑफ, और एपिड का मतलब होता है जब आप किसी बीमारी का एजेंट जब आप किसी भी बीमारी का एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ें, ठीक है। मतलब एजेंट का मतलब क्या हुआ? एजेंट मतलब बीमारी किससे फैल रही है। होस्ट का मतलब क्या हुआ? किसको हो रही है। और एनवायरनमेंट का मतलब हुआ कि किस एनवायरनमेंट को, मतलब कौन सा एनवायरनमेंट फेवरेबल है जब वो बीमारी डेवलप होती है, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ओके। एपिडेमियोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे कि डेंगू वायरस कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है। फिर डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या समझते हो? हाँ, कि एक एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसे जा रहा है, फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, डिजीज कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ओके। देन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज समथिंग कि हम ट्रांसमिशन का ही मैकेनिज्म देखेंगे कि मॉस्किटो में क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि एजेंट हो गया। होस्ट में क्या मैकेनिज्म है, जो कि ह्यूमन बीइंग हो गया। और एनवायरनमेंट का क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साइंस एंड सिम्टम्स जानना जरूरी है, तभी आप कह सकते हो कि ये डेंगू है। उसके बाद वार्निंग साइंस। कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, हर बार डेंगू डेंजरस नहीं है, लेकिन हाँ सर्टेन टाइम्स जब आप पेशेंट को देखोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये चीज आ रही है उसमें, तो मतलब ये वार्निंग है और मुझे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट फास्ट करना है। उसके बाद कुछ फेजेस होती हैं जब बीमारी हो रही है, तो उसकी 3 फेजेस है, ठीक है। फेब्राइल फेज। फेब्राइल का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय फेब्राइल? फेब्राइल का मतलब होता है फीवर, ठीक है। तो जब पेशेंट को फीवर है तब क्या हो रहा है? अगर वो क्रिटिकल हो जाता है, अगर उसके साइन सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हो जाते हैं तब क्या हो रहा है? और एक रिकवरी, जब वो रिकवर कर रहा है बीमारी से तब क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डेंगू के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। एवरी डिजीज हैज एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है? डिजीज की जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब डिजीज कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रही है ह्यूमन बीइंग में, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? सिवियरिटी, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का क्या मतलब है? डायग्नोसिस जो आप लोग करते हो, ठीक है, वॉट एवर यू आर डूइंग इज डायग्नोसिस, लैब टेस्ट के थ्रू। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का क्या मतलब है? कि अगर डेंगू नहीं तो क्या, चिकनगुनिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ठीक है। और मैनेजमेंट, कि आप कैसे पेशेंट को मैनेज करोगे, ओके। प्रिवेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डेंगू जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? हाँ,
एक और कम्युनिकेबल डिजीज का नाम बताओ। है एड्स, हाँ, और हाँ टीबी, और मोस्ट रिसेंट हम निकले अभी अभी कोविड, हाँ कोविड, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज है तो इसलिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और आपके एज अ पैरामेडिक आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन अ डेंगू पेशेंट, तो ये सारे हेडिंग्स में आज हम कवर करने वाले हैं द होल टॉपिक। ठीक है जी, किसी को डाउट यहाँ तक? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज है कॉज बाय डेंगू वायरस। ट्रॉपिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही प्रेवलेंट थी, लेकिन विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हैं, अब ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं? क्लास 4-5 में पढ़ा है हमने। ट्रॉपिकल का क्या मतलब है? हाँ हाँ, क्या ज्यादा रहती है? गंदगी नहीं। ट्रॉपिकल इज डेंस डेंस फॉरेस्ट टाइप, और जहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है, ठीक है, जहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है, दोज आर ट्रॉपिकल। 4th-5th में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। जहाँ आगे आगे बढ़ते जाते हो पीछे पीछे का भूलते जाते हो, है। तो ट्रॉपिकल डिजीज इसीलिए कहते थे, लेकिन अब ये सब जगह प्रेवलेंट है। दिल्ली में आप देखते हो हर दूसरे तीसरे साल में एक आउटब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो डेंगू इज अ ब्रेक बोन। ब्रेक बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉइंट पेन्स होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट पेन्स होते हैं, पेनफुल होता है, बहुत सीवियर पेन होता है डेंगू में, तो इसलिए उसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब आ रहे हैं हम एपिडेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो पहली बात ये है, मोर्टेलिटी इज 1 to 5% विथ ट्रीटमेंट, मतलब सॉरी विदाउट ट्रीटमेंट। मोर्टेलिटी का क्या मतलब है? हुँ? हाँ, किसने बोला? किसने बोला? यहाँ से आवाज आई। हाँ, यस, मोर्टेलिटी का मतलब है, तो अगर ट्रीटमेंट ना हो, किसी को डेंगू है और ट्रीटमेंट ना हो, तो 10 में से मोर्टेलिटी इज 1 या 1 से 5 पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। ये स्टडी से पता लगा है हमें, ओके। और अगर एडिक्वेट ट्रीटमेंट, उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए, दवाई मिल जाए, हाइड्रेशन मिल जाए, ये सारी चीजें मिल जाए, तो 1%, ठीक है, 10 में से एक मरीज की डेथ हो सकती है, बिकॉज ऑफ सिवियरिटी हो सकती है, ठीक है। और हाउएवर अगर सिवियर कैरियर्स हैं, क्योंकि कई जगह पे डेंगू का मच्छर पूरे साल पाया जाता है, ठीक है, तो अगर कैरियर्स हैं तो वो कभी भी डिजीज, कैरियर का मतलब है कि मेरे अंदर वायरस हमेशा प्रेजेंट है, तो अगर मेरी इम्यूनिटी कम होगी तो वायरस ग्रो करेगा और मुझे डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कैरियर्स की जगह पे आप देखोगे तो ओवरऑल ये बताया गया है, स्टडी बता रही है कि 26% मॉर्टेलिटी होती है, मतलब 100 में से 26 लोगों की डेथ हो सकती है, ओके। उसके बाद डेंगू इज एंडेमिक। एंडेमिक का क्या मतलब है? एंडेमिक का मतलब है कि अब ये बीमारी आई और अब हमारी कम्युनिटी में हो गई और यही है, और हर थोड़े थोड़े टाइम में उसका एक्टिव हो जाती है या उसका आउटब्रेक होता रहता है, तो एंडेमिक। और एपिडेमिक का क्या मतलब है? वो एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमिक। ये सब जानना। एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब है कि डिजीज है
और 10 लोगों को डायरिया हो गया, कॉलरा, ठीक है। अब कॉलरा का तो हर जगह है, ठीक है, एजेंट हर जगह है, लेकिन आज 10 लोगों को कॉलरा हो गया एक गांव में, तो ये हो गया एपिडेमिक, ठीक है। छोटी जगह पे कुछ लोग अफेक्टेड हैं, आउटब्रेक, आउटब्रेक या एपिडेमिक एक ही बात होता है, ठीक है। एंडेमिक का मतलब है, जैसे डेंगू का बताया मैंने कि अब वायरस आ गया और अब वायरस कम्युनिटी में कभी कभी एपिडेमिक होते रहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं एपिडेमिक हो रहा है, ओके। उसके बाद पैंडेमिक, अभी अभी हमने देखा कोविड में पैंडेमिक, जब बीमारी बॉर्डर्स क्रॉस कर जाती है, ठीक है। यूएस में केस हो रहा था, इंडिया में आ गया, तो जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर ले तब हम बीमारी को, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, कोविड-19 को पैंडेमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट क्रॉस्ड बॉर्डर्स, ठीक है, सारी कंट्रीज इफेक्टेड थी अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, तो इसीलिए दैट इज अ पैंडेमिक, ओके। और ये देखा है हमने कि पूरी दुनिया में WHO का डेटा बता रहा है कि पूरी दुनिया में अराउंड 110 कंट्रीज हैं जहाँ पे डेंगू एंडेमिक है, मतलब वायरस वहाँ है, मच्छर है, उसके अंदर वायरस है, ठीक है, और एंडेमिक है, ऑलवेज प्रेजेंट, बट समटाइम्स इट विल कॉज एपिडेमिक, ओके, ठीक है। और इट इन्फेक्ट्स 50 to 100 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, एक साल में 50 से 100 मिलियन लोगों को डेंगू इफेक्ट करता है। हम यहाँ बैठे इंडिया में नहीं हो रहा आउटब्रेक, बट अफ्रीका में कहीं हो रहा है, ठीक है, साउथ अमेरिका में हो रहा है, ठीक है। सो WHO एक एजेंसी है जो ये सब मॉनिटर करती रहती है, और ये डेटा WHO की साइट से ही निकाला गया है, ठीक है। और इससे क्या है, बेसिकली एवरी ईयर वो बता रहे हैं कि 12,500 to 25,000 डेथ्स होती हैं रिपोर्टेड ओनली ड्यू टू डेंगू, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एन एवरी ईयर डेटा, ठीक है। तो हम कोविड-19 के लिए बहुत परेशान थे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टीबी, डेंगू जैसी भी और बीमारियां हैं जिससे रेगुलरली वी आर हैविंग मॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी मतलब डेथ, यस, गुड। सब जगह हुए हैं ना, मेरे साथ हैं सब लोग, ओके। एपिडेमियोलॉजी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डेंगू जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है और वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई थी, जब सोल्जर्स को बाइट किया मॉस्किटोज ने, वहां से वायरस मिला, एंड दैट इज व्हेन फर्स्ट टाइम दे आइडेंटिफाइड की डेंगू भी एक वायरस है जो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एलिमिनेटिंग द मॉस्किटोज, वर्क इज गोइंग ऑन वैक्सीन। तो वैक्सीन अभी बनी नहीं है, ठीक है, पर जापान ने क्लेम किया था इन द ईयर आई थिंक 2014 कि हमने वैक्सीन बना ली है, और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को दी भी थी, बट सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं था, इसीलिए वैक्सीन दूसरे कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है अभी, ओके। बट हाँ, काम चल रहा है, पीपल आर वर्किंग, क्योंकि वायरल डिजीज है तो आप वैक्सीन तो बना ही सकते हैं वायरस के अगेंस्ट। सो एवरी कंट्री इज वर्किंग कि हम डेंगू के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करें, ठीक है। एंड इसीलिए क्या कहते हैं कि therefore travelers returning from endemic areas are likely to have dengue fever or other symptoms to start more than 14 days। तो ऐसा बता रहे हैं जो स्टडी करी उन्होंने, स्टडी अबाउट एजेंट होस्ट, ठीक है, एनवायरनमेंट, कि आप किसी डेंगू अफेक्टेड एरिया से आ रहे हैं, मान लो दिल्ली में आउटब्रेक चल रहा है और कोई एमपी से दिल्ली आता है, ठीक है, और वापस जाके अगर उसको फीवर हो जाता है विद इन 14 डेज, तो देन ही हैज टू गो एंड टेस्ट फॉर डेंगू, ठीक है। तो ये एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है, एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट को कनेक्ट कर रहा है। जैसे कोई ट्रैवलर आ रहा था तो हम स्क्रीन कर रहे थे ना, एवरी टाइम वी वर स्क्रीनिंग, ठीक है। एक पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ था स्वाइन फ्लू का 2009 में, तो कोई भी यूएस से ट्रैवल कर रहा था, हर कंट्री उसको टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो उसी तरह डेंगू का भी ऐसे होता है, जहाँ जहाँ आउटब्रेक हो रहा है ट्रैवल करके आते हैं लोग, इफ दे रिपोर्ट फीवर तो सरकार का नॉर्म है, ठीक है, इफ दे रिपोर्ट फीवर और हिस्ट्री में वो बताता है कि मैं गया था वहाँ डेंगू हो रहा था, तो आपको टेस्ट करना है उसका, ओके। तो ये एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है। अब आ रहे हैं हम डेंगू के क्या टाइप्स होते हैं। आरएनए वायरस होता है, आरएनए का क्या फुल फॉर्म है,
राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। तो आरएनए वायरस है, फ्लेविविरिडी फैमिली का बिलोंग करता है और मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ठीक है। और कौन सी डिजीज है जो मच्छर के काटने से होती है? और उसके अलावा और बताओ। फाइलेरिया सुना है तुम लोगों ने? ठीक है, फाइलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। मच्छर के काटने से 5 डिजीज, ठीक है। पानी के इन्फेक्ट होने से 5 डिजीज, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रहा है और 4 टाइप का डेंगू वायरस है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, ठीक है। और सारे ही टाइप्स ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि डेन 1 नहीं करता या डेन 2 नहीं करता, और ऐसा भी होता है कई बार कि डेन 1 डेन 2 एक साथ इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो एन इन्फेक्शन विद 1 सीरोटाइप, सीरोटाइप का मतलब क्या है? 1 2 3 4, है ना। सीरोलॉजी पता है तुम लोगों को? ओके, तो सीरोटाइप इज बिलीव टू प्रोड्यूस लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो अगर मुझे डेन 1 हो गया तो मुझे डेन 1 के लिए इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है उसका? मतलब इट इज एज इक्वल एज कि मैंने इस वायरस के स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन ले लिया है, ठीक है। फिर मुझे डेन 1, अगर डेन 1 वाला मच्छर काटेगा तो मुझे डेन 1 नहीं होगा, या मुझे उतनी सीवियर डिजीज नहीं होगी। हो सकता है हल्का फुल्का बुखार हो और खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डेन 1 हुआ तो मुझे डेन 2 नहीं हो सकता, ठीक है। डेन 1 हुआ, इसके लिए इम्यूनिटी मिल गई, ये खत्म। डेन 2 आया, हो सकता है, मान लो डेन 2 हुआ, इसके लिए इम्यूनिटी मिल गई, ये भी खत्म, ठीक है। सो जो भी सीरोटाइप आपके टेस्ट में आएगा उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है। और डिजीजेस बताओ जिसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है? चिकन पॉक्स, वेरी गुड। और बताओ। मीजल्स, ठीक है, मीजल्स के लिए भी मिल जाती है, हेपेटाइटिस ए के लिए भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज है। तो ये 4 टाइप के सीरोटाइप हैं जो ह्यूमन बींग्स में डेंगू वायरस इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर किसी को एक भी सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है तो सिर्फ उस सीरोटाइप से उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी, बाकी सीरोटाइप से नहीं मिलेगी, ओके। फिर आते हैं हम ट्रांसमिशन पे। तो ट्रांसमिशन हमने पढ़ा है, सुना भी है, मैं शुरू से बोल रही हूँ, मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, ठीक है। कौन सा मच्छर है? एडीज मच्छर है, एडीज इजिप्टाई कहते हैं, एडीज इजिप्टाई, ठीक है। एक तरह का मच्छर है। मलेरिया कौन से मच्छर से होता है? मलेरिया का मच्छर का नाम क्या है? हम्म, फीमेल एनोफिलीज से मलेरिया होता है, और एडीज ग्रुप का मच्छर होता है, उससे एडीज इजिप्टाई होता है, ठीक है। तो ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो मच्छर भी एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो मच्छर माइक्रोस्कोप के नीचे देख के आप बता सकते हैं कि फीमेल है या मेल है। मेल मच्छर की भी मूछें होती हैं, दैट इज ट्रू। कहीं मिला मुझे तो आई विल गेट अ स्लाइड, ठीक है। आप मेल मच्छर की भी मूछें होती हैं एज एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। और एडीज इजिप्टाई मच्छर है जो काट रहा है यहाँ, लेकिन डेंगू मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेल काटे फीमेल काटे डिजीज होनी होनी है। पर मेल एनोफिलीज मलेरिया नहीं करता, सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मलेरिया करती है, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। और ये हमें पता ही है, स्कूल से हम जानते हैं, जब वो कहते हैं कि आप पूरे पूरे शर्ट पहन के आइए, डेंगू सीजन शुरू हो गया है, ठीक है। क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और मलेरिया का मच्छर रात को नहीं, शाम को काटता है, सूरज ढलने के बाद, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट ऑपोजिट, ठीक है।
फिर ह्यूमंस जो है वो प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट मतलब मच्छर है, और मच्छर से इंसान ने काटा, इंसान ने डिजीज डेवलप किया। कई बार ऐसा होता है, जैसे स्वाइन फ्लू, तुमने सुना कि स्वाइन फ्लू में वायरस जो है वो पिग में था ऑलरेडी। पहले वो पिग में डिजीज करता है, ठीक है, और फिर ह्यूमन बींग्स में आता है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में कैसे आया? जब स्वाइन और ह्यूमन का इंटरफेस बढ़ गया, जब हमने जंगल काटे, और वो भी वाइल्ड स्वाइन जो होता है ना, बोर जिसको कहते हैं, वो जंगली सुअर देखा है तुमने? उसमें होता है स्वाइन फ्लू। ये जो सुअर यहाँ घूम रहे होते हैं ना गली में, उसमें नहीं होता स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो जब मैं स्वाइन फ्लू की नोडल ऑफिसर थी तो मुझे कॉल आती थी रात को, हमारे घर के बाहर सुअर घूम रहे हैं, हमें स्वाइन फ्लू तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसे नहीं है, आपके घर के बाहर घूमेंगे तो उससे नहीं, जो वाइल्ड वाला होता है। और आपने देखा होगा कि अफ्रीकन जो होते हैं वो ज्यादातर आदिवासी अंदर रहते हैं। इबोला वायरस भी इसीलिए हुआ क्योंकि उनका उनका एनिमल इंटरेक्शन ज्यादा है। द मोर वी आर कटिंग ट्रीज, हम जितना ज्यादा से ज्यादा जंगलों में घुस रहे हैं, उतनी हम जानवरों की बीमारी ह्यूमन बीइंग्स में ला रहे हैं, ठीक है। सो ये भी एक ड्रॉबैक है पॉपुलेशन का, ठीक है ना। सो उसी तरह ह्यूमन, अब तो पहले अगर वो एनिमल में बीमारी कर रहा है तो एनिमल उसका प्राइमरी होस्ट हुआ, और उसके बाद जब इंसान में आया तो हम उसके सेकेंडरी होस्ट हुए। लेकिन यहाँ क्या है, मच्छर में है और मच्छर से सीधा ह्यूमन बीइंग में, तो हम उसके प्राइमरी होस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन कैन बी एक्वायर्ड एक ही बाइट से। ऐसा नहीं कि मच्छर बार बार आएगा काटेगा और तभी इन्फेक्शन होगा, एक ही बार काटेगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो मेल मॉस्किटो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, मॉस्किटो उठा रहा है, अभी ये अनइंफेक्टेड है मॉस्किटो, साइकिल याद रखो, तुम्हें अपने वर्ड्स में लिखना है, ओके। अभी अनइंफेक्टेड है, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक ह्यूमन बीइंग जिसको डेंगू है उसमें गया और बाइट किया, ठीक है। बाइट करने के बाद वो इन्फेक्टेड हो गया। अब वो जब तक जिंदा है तब तक उसके अंदर वायरस है, तो जब तक जिंदा है वो तब तक बीमारी फैला सकता है, ठीक है। उसके बाद वो और लोगों को डेंगू वायरस कर, जितने लोगों को बाइट करेगा उतने लोगों को होता जाएगा, ठीक है। तो मान लो कहीं एडीज इजिप्टाई ग्रो कर रहा है, फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, कहीं तालाब में ग्रो कर रहा है, बारिश हुई अभी, सारा फ्रेश वाटर नदियों का फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कहीं वो ग्रो करने लग जाएगा, और ग्रो करने के बाद क्या होगा कि कोई इन्फेक्टेड, एक इन्फेक्टेड पर्सन को भी बाइट करेगा जिसमें वायरस है, तो उसके पास जिंदगी भर रहेगा, ठीक है। अब कहीं ब्रीड कर रहा है, उसमें से एक किसी के पास ऑलरेडी है पहले से, अभी उसने काटा नहीं है, मगर उसके पास तो हमेशा उसके स्टमक में, इंटेस्टीन में वायरस लाइफ लॉन्ग रहता है, ठीक है। तो वो दिल्ली में था, अब हरिद्वार पहुंच गया, और वहां बहुत बारिश हो रही है, अब वो ब्रीड करना शुरू करेगा, और जितने इसके लार्वा होंगे, सब होंगे, उसमें सब में वायरस जाएगा। तो जितने उसके अंडे और लार्वा उसमें सब में वायरस है, तो उतने एडीज इजिप्टाई इन्फेक्टेड निकलेंगे, है ना। एंड फिर वो जाके लोगों को बाइट करेंगे तो आउटब्रेक हो जाएगा। समझ आ गई बात या नहीं? यस। लाइफ स्पैन तो जब तक वो मरेगा नहीं, ऐसा कोई बहुत लाइफ स्पैन का डिस्क्रिप्शन नहीं है कोई, ठीक है। बट हाँ, कंट्रोल प्रोग्राम से आप छिड़काव करते हैं, उससे करते हैं, देन इट डाइज। अदरवाइज मस्किटो में, हमारे इंस्टीट्यूट में आई हैड मस्किटोज जो कि उन्होंने लाइव रखे हुए हैं फॉर मोर देन ब्रिटिश टाइम के भी, डेड मॉस्किटोज भी और लाइव मॉस्किटोज भी, तो उन्होंने स्टोर किए हुए हैं। सो आईपी कॉलेज अगर तुमने देखा हो सिविल लाइंस में, उसके सामने एक म्यूजियम है जो कि जूनोटिक डिजीजेस का म्यूजियम है, जहाँ पे एनिमल्स से जो बीमारियां ह्यूमंस में होती हैं उस पे वो रिसर्च करते हैं। तो वहाँ उन्होंने ब्रिटिश टाइम के मॉस्किटोज लाइव भी और डेड भी, स्लाइड्स भी बनी हुई हैं, और उसमें नंबरिंग भी है, 1800 समथिंग, 1700 समथिंग, ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ। तो लाइफ स्पैन इज टू लॉन्ग, ठीक है। तुमने देखा है, और मरे हुए में भी अगर वो मर भी गया, हैव यू पीपल सीन जुरासिक पार्क?
जुरासिक पार्क मूवी देखी है तुमने? डायनासोर कैसे बनाता है वो? है कहाँ से ले रहा है? मच्छर मर भी गया तो उसके अंदर उसका वो रहता है, वायरस रहता है, ठीक है। और उसके बाद वो फ्रीज ब्लड से, तुमने जुरासिक पार्क तुम लोगों ने नहीं देखी है? देखी है तो क्या देखा उसमें? मच्छर से निकालता है उसका ब्लड, है ना। उसके एक हनी क्या होता है पेड़ में, रबर रबर प्लांट के पेड़ में, उसके लिक्विड से वो मच्छर जम जाता है और उस मच्छर के अंदर ब्लड होता है जिसमें डायनासोर का क्या है, हाँ डीएनए, उससे वो डायनासोर बनाता है। जाके प्लीज जुरासिक पार्क देखना, दिखा दो। अभी तक तुमने देखी नहीं है, आई थिंक मैं स्कूल में थी तब जुरासिक पार्क आई, तो तुम्हें तो देखनी चाहिए जुरासिक पार्क। द वेरी फर्स्ट पार्ट उसमें दिखाया है कि वो कैसे मच्छर जम जाता है, वो मच्छर मिलता है, उस मच्छर से वो निकाल के डायनासोर के एग्स बनाते हैं, फिर डायनासोर बनते हैं और उससे वो डायनासोर पार्क बनाते हैं, क्योंकि डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गया ना। ठीक है, प्लीज देखा करो, एवरीथिंग इज साइंस। आफ्टर 8 to 10 days लेटर द वायरस स्प्रेड्स इन अदर पार्ट्स इंक्लूडिंग, क्या होता है कि मच्छर ने बाइट किया, मान लो मुझे डेंगू है, मुझे मच्छर ने बाइट किया, तो वायरस मच्छर के ब्लड में चला गया और उसके गट में, गट मतलब सारा स्टमक इंटेस्टाइन एवरीथिंग, ओके, उसके वहां सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। और वहां वो रह रहा है 8 से 10 दिन तक, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, ऐसा नहीं एक वायरस घुसा वहां मल्टीप्लाई भी कर रहा है, और उसके बाद वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ रहा है, जब सलाइवरी ग्लैंड में आ रहा है तब वो बाइट कर रहा है, तब आपके ब्लड में वो जा रहा है, ठीक है। तो आप जो ईच करते हो, और कई बार ईचिंग से स्किन हट जाती है ना, और कई बार ब्लड भी आता है, दैट ब्लड का जब कांटेक्ट उसके सलाइवा से होगा तब वायरस अंदर जाएगा। अगर स्किन आपकी नहीं हटी है तो नहीं नहीं जाएगा वायरस, ठीक है। तो और लेकिन इजिप्टाई, एडीज इजिप्टाई इतना स्ट्रॉन्ग बाइट करता है कि इचिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो स्किन जब थोड़ी सी एब्रेजन होती है और एब्रेजन में उसका सलाइवा आपके ब्लड से मिक्स होता है, उसके सलाइवा में वायरस है, ठीक है, तो उससे ट्रांसमिशन आपके ब्लड में जा रहा है, ओके। इज दैट ओके और टू हैवी? ओके यहाँ तक या ज्यादा, ज्यादा ओवरडोज है? okay. सबके लिए ओके, ओके। अब ट्रांसमिशन आगे चलते हैं। बेसिकली तुम्हें वो ट्रांसमिशन में वो जो साइकिल है वही याद रखनी है, ठीक है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मस्किटो अगर मर भी जाता है, मान लो उसके गट में वायरस है, तो इट विल स्टे। वायरस का यही वो है एक ड्रॉबैक कि वायरस को मारना इज वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए वायरस को अभी आजकल बायो टेररिज्म और इन सब चीजों में भी यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे यूएस और रशिया के पास स्मॉल पॉक्स वायरस भी है अभी, ठीक है। सो एंड यूएस इज हैज केप्ट इट, और सारी कंट्री से ले लिया है उसने, ठीक है। स्मॉल पॉक्स सुना है? स्मॉल पॉक्स तुम लोगों ने? स्मॉल पॉक्स एक बड़ा थ्रेट है कि यूएस के पास है, रशिया के पास है, और वो अपने वेपन्स में डाल के उसको स्प्रेड कर सकता है। एक एक डिजीज बताओ जो किसी वॉर में वायरस के थ्रू स्प्रेड करने की कोशिश करी थी, एक कोई डिजीज बताओ, और कैसे करा था, बताओ जी। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी में तो सिर्फ एटम बम डाल दिया था, बहुत लेटर ऑन 90s में, 80s 90s में। और जब एक अभी तुम लोगों ने सुना है वो 9/11 हुआ था, 9/11 के बाद भी यूज किया था सेम वायरस। अब बताओ, अब तो रिसेंट बता दिया मैंने, बताओ जी। पेपर वेपर नहीं पढ़ते तुम लोग? तो 9/11 के बाद उन्होंने क्या किया था कि एंथ्रैक्स वायरस होता है कोविड के जैसा, उसको एनवेलप में डाल के, और एनवेलप में डाल के दे वर सेंडिंग इट अक्रॉस, ठीक है। ताकि आप एनवेलप खोलते हैं, कई बार खोलते नहीं उसको, ऐसे ऐसे करते हैं खोलते हैं, तो जैसे आपने एनवेलप खोला वायरस आपके हाथ में है, और आपने ऐसे ऐसे कुछ भी किया, ऐसे किया ऐसे किया, एंड इट गोज,
है ना, और रेस्पिरेटरी वायरस था कोविड जैसा, तो बहुत ज्यादा सिवियर डिजीज करता है एंथ्रेक्स। ओके ओके, सो ट्रांसमिशन में बेसिकली आपने वही याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि डब्ल्यूबीसी को कम करता है, डब्ल्यूबीसी को खा लेता है। डेंगू वायरस आपकी डब्ल्यूबीसी को खा लेता है, डब्ल्यूबीसी को खा लेगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। अब आ रहे हैं हम साइंस एंड सिम्टम्स में। तो बहुत सारे केसेस जो है वो माइल्ड रहते हैं, एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम नहीं देगा। सिम्टम का क्या मतलब है? हम्म, तो सिम्टम का मतलब है जो पेशेंट आपको बता रहा है। पेशेंट आके कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, आंख में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तो बुखार है, ये सारी चीजें सिम्टम है। और साइन क्या है? जो आप चेक कर रहे हैं, आपने थर्मामीटर लगाया और उसका बुखार निकला 102 डिग्री, तो दैट इज अ साइन हाई फीवर का। ठीक है, आपने पेट पे हाथ लगाया, पेट दर्द हो रहा था, लीवर बढ़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज अ साइन। दर्द इज सिम्टम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। फिर सिवियर इलनेस सिर्फ 5% केसेस में होती है, और कुछ लोगों में लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब डेंगू से आपने सुना होगा डेथ भी हो जाती है। यस। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या मतलब है? इंक्यूबेशन पीरियड का, हाँ, कितने टाइम में पहला सिम्टम आया, मेरे अंदर वायरस आ गया, और कितने दिन में। हो सकता है मेरे को आज फीवर आया, लेकिन वायरस मेरे अंदर 4 दिन पहले घुस चुका है। तो ये जो 4 दिन है मेरे लिए बीमारी के इंक्यूबेशन पीरियड है। तो फ्रॉम जब से आपको इन्फेक्शन हुआ उससे लेकर जब आपको फर्स्ट सिम्टम आया, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। कोविड में क्या क्या था इंक्यूबेशन पीरियड? कोविड में इंक्यूबेशन पीरियड क्या था? 14 डेज। तो 14 डेज के लिए क्या कर रहे थे? क्वारंटीन। तो 14 डेज। तो बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हाई इन्फेक्शियस डिजीज है तो आप उसको उतने दिन के लिए आइसोलेट क्वारंटीन करोगे तो बीमारी फैलेगी नहीं। ये भी प्रिवेंशन का एक तरीका है। तो इंक्यूबेशन पीरियड हर बीमारी का जानना बहुत जरूरी है, और एज एमएलटी स्टूडेंट आपको तो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड के बाद कौन सी एंटीबॉडी आपको दिखेगी, टेस्टिंग करोगे, आईजीएम आएगा, आईजीजी जाएगा, है ना, जब आप टेस्ट लगाओगे उससे आप अंदाजा लगा। और प्रिवेंशन में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड पता होगा तो आप बीमारी को फैलने से बचा सकते हो। ओके, तो इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 14 डेज, और मोस्ट ऑफन 4 से 7 दिन, मतलब बाइट किया मच्छर ने, उसके 3 से 4 दिन में आपको फीवर से पेशेंट प्रेजेंट करेगा, और मैक्सिमम इट विल बी 7 to 14 डेज। ठीक है, उसके बाद सडन ऑनसेट, मतलब मैं घूमने गई थी बाहर, वहां से आई, बिल्कुल ठीक ठाक थी, और 1 हफ्ते बाद मुझे बुखार आने लग गया। तो एकदम से सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, आई वाज ऑल राइट। ठीक है, हेडेक होता है बहुत ज्यादा। ओके, जॉइंट पेन्स होते हैं, बहुत कैरेक्टरिस्टिक है जॉइंट पेन्स। रैशेज हो जाते हैं बॉडी में, जैसे चेचक, मीजल्स सबने देखा है, मीजल्स के जैसे दाने होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। और ऑल्टरनेट नेम इज ब्रेक बोन फीवर। तो कभी कोई पूछ ले ब्रेक बोन फीवर क्या है, तो दिमाग की घंटी जलनी चाहिए कि इट इज डेंगू। यस। ओके, फिर आ रहे हैं साइंस एंड सिम्टम्स, कंटिन्यू हो रहे हैं। फीवर, हेडेक, मसल जॉइंट, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप पेशेंट देखेंगे, पेशेंट आएगा, आप टेस्ट लगाएंगे, आपको पूछना होगा आपको क्या सिम्टम आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप टेस्ट लगाएंगे ना। या फिर आपके पास फाइल आएगी, वो लिखा होगा हेडेक है, फीवर है, रैश भी दिख रहा है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि डेंगू लगाता हूँ। मान लो मलेरिया लगाया तुमने, कुछ और लगाया, नहीं आ रहा है, वो 3-4 अस्पताल में घूम के आ गया, कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, और किसी भी टेक्नीशियन का दिमाग नहीं चला कि मैं डेंगू टेस्ट कर लूँ। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा कुछ भी उसके वहां मिल रहा है तो आपको डेंगू लगाना है, और उसका प्लेटलेट जरूर टेस्ट करना है, क्योंकि प्लेटलेट जो है वो
WBC भी कम होगा और प्लेटलेट भी कम होगा। और प्लेटलेट, WBC, ये सब किसका पार्ट है? ब्लड का। तो ब्लड का एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं, हाँ, हेमाटोक्रिट क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम। हाँ, तो जब जब आपके पैक सेल वॉल्यूम कम हो रही है, जब WBC भी कम है, ठीक है, और अगर हीमरेज हो रहा है तो क्या कम होगा? अभी तुम लोग कह रहे थे ब्लड लॉस, ब्लड लॉस का साइंटिफिक नाम है हीमरेज, साइंटिफिक टर्म, ठीक है। तो हीमरेज होगा, तो हीमरेज हो रहा है तो आरबीसी लूज हो रहा है, WBC हमने देख ही लिया कम हो रहा है, प्लेटलेट भी कम हो रहा है, तो हेमाटोक्रिट भी। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। जब आप टेस्ट रिपोर्ट निकालोगे देखोगे कि ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, तो इसका मतलब, हाँ, यस। और जब सारे सेल वॉल्यूम कम है तो बीपी लो होगा। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ओके। एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल मतलब पेट में दर्द होगा, कई पेशेंट्स वॉमिटिंग से प्रेजेंट करेंगे, लिवर बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और म्यूकोजल ब्लीडिंग, म्यूकोजा मतलब, म्यूकोजा क्या होता है? हाँ, इंटरनल लाइनिंग, है ना, तो वहां से ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और लो प्लेटलेट्स होंगे, और लेथार्जी, लेथार्जी का क्या मतलब है? हाँ, किसने बोला? किसी ने बोला? हाँ, सुस्ती, यस। तो जैसे तुम लोग हो अभी सारे सुस्त, सीधे बैठो। ओके, गुड। फिर इन्फेक्शन के 3 फेजेस है, एक है फेब्राइल फेज, एक है क्रिटिकल फेज, और एक है रिकवरी फेज। तो फेब्राइल फेज 1 से 3 दिन तक होता है, बुखार रहेगा, ठीक है, हाई फीवर आएगा, सडनली बढ़ेगा, कम हो जाएगा, ठंड भी लगेगी पेशेंट को। लेकिन मलेरिया और डेंगू के फीवर में क्या होगा? मलेरिया का मरीज कहेगा डॉक्टर साहब ठंड लग के फीवर आता है और कपकपी मचती है बहुत ज्यादा। डेंगू का मरीज ऐसे नहीं बोलेगा, कहेगा हाई फीवर आता है, ठंड लगती है बस। ही विल नॉट से। तो मलेरिया के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है चिल्स। चिल्स मतलब वो कहेगा आपको कि कपकपी लगती है डॉक्टर साहब, तो आपके यहाँ पे इमीडिएटली इट शुड क्लिक कि ये मलेरिया हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब कपकपी नहीं बोल रहा है तो इट इज ओके। 1 से 3 दिन में फीवर होता है, ठीक है। पेशेंट ऑब्वियसली सारे सेल वॉल्यूम्स कम है, डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन मतलब, हाँ, वाटर, हाँ ऑब्वियसली, और फीवर है, फीवर में वैसे ही आदमी इनटेक कम हो जाती है, इनटेक है तो डिहाइड्रेशन होगी होगी। और डिहाइड्रेशन का सबसे कॉमन सिम्टम बताओ क्या है? सिम्टम, जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है सबसे कॉमन क्या बोलता है आपको? हुँ? सर में दर्द, यस। सर दर्द बोला ना तुमने, क्या बोला? चक्कर बोला, ओके, माय बैड। हेडेक, सबसे कॉमन हेडेक। आप सारा दिन पानी नहीं पियो, शाम को घर जाओगे, यू विल हैव हेडेक, सिर्फ यहाँ पे। पहला कॉज, पानी कम पिया आपने। कितना पानी पीना होता है? ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर्स। सो कीप सिपिंग वाटर, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का सबसे कॉमन सिम्टम इज हेडेक, ओके। फिर उसके बाद लैब टेस्ट करोगे तो हेमाटोक्रिट लो आएगा, और वायरीमिया वायरल लोड भी देखते हैं, ठीक है। ये ज्यादा हाई एंड टेस्ट होता है, नॉर्मल लैब्स में नहीं मिलेगा। जिसमें जैसे आप लोगों ने अगर सुना, आई डोंट नो कितनों ने सुना है, कोविड में वो कह रहे थे सीटी वैल्यू, तो हमेशा हॉस्पिटल में पूछते थे कि सीटी वैल्यू क्या है, ठीक है। सीटी वैल्यू मतलब कि कितना वायरस आपकी बॉडी में है अंदर। हर बीमारी का वायरस का लोड अलग होता है, वायरस लोड कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बीमारी सीवियर होगी या ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। तो ये वायरीमिया जो है कि ब्लड में वायरस कितना है, तो देखो 1 से 3 दिन में इट इज हाई, फीवर भी आ रहा है, हाई है ना, ब्लड में इन्फेक्शन ज्यादा है और फीवर भी आ रहा है आपको, इसीलिए इन्फेक्शन का साइन है ना फीवर, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़े या रुक जाए? रुकने नहीं वाली हूँ मैं वैसे, ओके। उसके बाद क्रिटिकल फेज आ रहा है 4 से 5 दिन में। अगर 3 दिन में आपको एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिल जाता है, सब कुछ ठीक चलता है, तो आप रिकवरी फेज में चले जाते हो।
लेकिन मान लो यहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं मिला या ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिला, तो देन आप क्रिटिकल फेज में जाते हो। क्रिटिकल फेज में हीमरेज होता है, ब्लीडिंग हो जाती है ना, म्यूकोजल हीमरेज कह रहे हैं ना, इंटरनल लाइनिंग जो बॉडी की है उसमें से ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा खून निकल जाता है, तो आप एक शॉक की स्टेट में चले जाते हो। शॉक, शॉक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे साइन सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता लगता है। पेशेंट उल्टी सीधी बातें करेगा, बेड से उठ के भागेगा, उसको पता ही नहीं होगा कहाँ बैठा है, या फिर बिल्कुल ही बेहोश रहेगा, पल्स एकदम लो होगी, बीपी एकदम लो होगा। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रेडिंग होती है, साइन सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि पेशेंट शॉक में है। और शॉक का सबसे इम्पोर्टेंट कॉज इज ब्लड लॉस, ब्लड लॉस, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 से 5 दिन वो रिकवरी फेज में जाएगा, यहाँ उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। ऑब्वियसली जब क्रिटिकल फेज में है तो आप उसको घर पे नहीं रख सकते, यू हैव टू एडमिशन करना होगा हॉस्पिटल में, और फिर वो रिकवरी फेज में जाएगा, ठीक है। हिमेटोक्रिट बहुत हाई है यहाँ, क्योंकि प्लेटलेट एकदम लो चला गया। कितना है नॉर्मल प्लेटलेट का वैल्यू? ओके। और डेंगू में कहाँ तक आप कर सकते हो कि प्लेटलेट आपको लगाना ना पड़े? कहाँ तक वेट करते हो? जब तक 10,000 से नीचे ना जाए तब तक आपको प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 10,000 तक वेट करोगे। अगर आप आगे कोई पेशेंट घर का होता है, कोई एडमिट होता है और वो कह रहा है कि जी नहीं 12,000 प्लेटलेट है, 13,000 है, आप प्लेटलेट चढ़ाइए, तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि 10,000 तक कोई खतरा नहीं है। और जनरली क्या होता है कि ये पहले 3-4 दिन तक जब तक फीवर चल रहा है तब तक प्लेटलेट नीचे आता है। उसके बाद जब फीवर सबसाइड होता है तो प्लेटलेट ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर 10,000 9,500 तो भी आपको प्लेटलेट देना है, तब आप चांस नहीं ले सकते। 9,800, ठीक है, 9,900, 10,000 से 100 भी नीचे गया आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है। तो फेब्राइल फेज है जिसमें हाई फीवर होता है, एक दिन में 2 पीक आती हैं फीवर की, हेडेक है, रैश हो सकता है, ठीक है। और पेटिकी का मतलब है हिमरेज, जो छोटे छोटे, मैंने कहा ना मीजल्स, मीजल्स जैसे दाने हो जाते हैं, दैट इज पेटिकी। और ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकोजा। तो ये जब बुखार है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी पेशेंट में। उसके बाद क्रिटिकल फेज है, हमने बात कर ली, 4 to 5 डेज, 1 से 2 दिन का पीरियड है क्रिटिकल फेज का, जिसमें पेशेंट को ज्यादा केयर की जरूरत होती है। उसके बाद रिकवरी फेज है, लास्ट के 2 से 3 दिन इज रिकवरी, जिसमें पेशेंट स्लोली, अब बुखार खत्म है, प्लेटलेट नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, WBC नॉर्मल आ रहा है, ओके। एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में कभी कभी मैंने बता दिया, जैसे पेशेंट बेड से उठ के भाग जाता है या बिल्कुल बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, वाइटल ऑर्गन्स, कभी कभी किडनी डैमेज हो जाती है, क्योंकि वायरस तो आपकी बॉडी में है, ब्लड में है, तो इट विल अफेक्ट ऑल दी ऑर्गन्स, ठीक है। लंग्स भी कई बार इफेक्ट हो जाते हैं, हार्ट में भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और लिवर फेलियर इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन है, आई थिंक वी कैन स्किप इट, मेरी। फिर डायग्नोसिस है, हम जान रहे हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डेंगू की किट सबने देखी है? किट देखी है सबने जिस पे टेस्ट करते हैं? ओके, तो अपनी मैडम से कहना कि हमारा टॉपिक हो गया है, प्लीज हमें किट दिखाओ। और आप जब ब्लड लगाओगे तो WBC काउंट लो होगा, प्लेटलेट लो होगा, एल्ब्यूमिन कम आएगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है। बहुत सारी बॉडी की कैविटीज होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं बॉडी की कैविटीज? एनाटॉमी में पढ़ा तुम लोगों ने, एनाटॉमी में पढ़ा था, बॉडी कैविटीज पढ़ी थी राहुल? बॉडी कैविटीज बताओ। क्रेनियल कैविटी, हाँ, और थोरैसिक कैविटी, पेल्विक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी। तो जब
लंग की कैविटी में पानी भर जाता है तो उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, और जब अब्डोमेन की कैविटी में पानी भर जाता है तो उसको कहते हैं असाइटिस। तो तुमने सुना होगा उसके उसके लंग्स में से पानी निकाला और फिर तुम्हारे पास आएगा लैब में, टेस्ट करो, उसमें तुम निकालोगे, हो सकता है उसमें टीबी निकले, डेंगू निकले, ठीक है। तो ये ऐसे भी टेस्ट आएंगे। ये फ्लूइड्स भी टेस्ट के लिए आते हैं। पेट में पानी भर जाता है, इतना बड़ा हो जाता है पेट कई मरीजों का, है ना। तो पेट में से पानी कैविटी में से हम निकालते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। कई बार कैंसर की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस कॉमन कॉज है, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन उसको कहते हैं जब आपके लंग कैविटी में पानी भर जाता है ड्यू टू एनी डिजीज, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं उसको देखने के, पर यहाँ से आपके रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं उसमें से नीडल घुसाड़ के और उसमें आप फ्लूइड निकालते हैं। लंग्स और रिब केज के बीच में स्पेस है, उसमें पानी भर जाता है, तो पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर है, टीबी है ना, इनकी वजह से वो पानी भर जाता है। तो आप निकाल के टेस्ट करोगे, अगर टीबी आया पानी में तो आप उसको टीबी का ट्रीटमेंट दोगे। कैंसर आया तो किस तरह का कैंसर है, क्या ट्रीटमेंट है, इस तरह। इसी तरह अब्डोमिनल कैविटी में भी भरता है, ठीक है। तो उसके बाद फीवर के साथ नोजिया, वॉमिटिंग, रैश। ये हम बार बार इसलिए बता रही हूँ कि कोई पेशेंट आ जाए तो आंख बंद करके भी डेंगू डायग्नोज करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वी कैन स्किप दैट। हाँ, मैनेजमेंट में हमें ओआरएस देना चाहिए। क्यों? ओआरएस से हम क्या कर रहे हैं? सही डिहाइड्रेशन, आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हम, प्लेटलेट चढ़ाते हैं बेसिकली। फिर प्रिवेंशन है। अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो जब वो सीजन आ रहा है तो हमें फुल कपड़े पहनने चाहिए। जो जो मस्कीटो से बचने के चीजें हैं, जैसे मस्कीटो नेट्स हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, ओडोमॉस, यस, ये सारी चीजें आप करें। एज हेल्थ प्रोफेशनल्स आप लोग एडवोकेसी कर सकते हैं, मतलब लोगों को अवेयर कराना। एडवोकेसी का मतलब होता है कि अब आज जैसे मैंने आपको बताया कि डेंगू, हाँ, तो आप सबको मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, एंड आप लोग ऐसी टीम्स के पार्ट होंगे, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में इतनी बाढ़ आ रही है, बाढ़ आने के बाद अब क्या होगा, वहां पे बीमारियां फैलेंगी। तो एक टीम बनती है जिसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल टीम, ठीक है। उसमें एक डॉक्टर होता है, ठीक है, एक डॉक्टर होता है, एक लैब टेक्नीशियन होता है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, और एक पंडित या प्रीस्ट या मौलाना कोई होता है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसी जगह पे जा रहा है तो मास डेथ होती है, ठीक है। तो मास डेथ है तो ऐसी जगह पे आपको पंडित जी की जरूरत है जब आपको क्रिमेशन करना है, ठीक है। मौलाना है तो आपको गाड़ना है। जैसे सुनामी में हम लोग गए थे तो हमारे साथ पंडित जी भी थे, मौलाना भी थे और एक प्रीस्ट भी था। तो मास मतलब सी साइड में बॉडीज ऐसे ही पड़ी हुई थी, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा था, बिकॉज आप पहचान ही नहीं पा रहे थे, है ना। तो उसमें फिर हमने मास क्रिमेशन करे, मास में लोगों को गाड़ा, एंड इट वाज ऑल डन बाय देम। तो ये जब कोई ऐसा डिजास्टर होता है तो एक टीम बनती है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अलावा, जो अब हेल्थ फैसिलिटीज डिलीवर करेगी वहाँ, ठीक है। तो एडवोकेसी हो गया, प्रिवेंशन ये हो गया, सोशल मोबिलाइजेशन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग। अभी मैंने क्या किया, आप सबको कैपेसिटी बिल्ड किया फॉर डेंगू। आपने आज यहाँ से 10 बातें उठाई जो आप आगे यूज करोगे। तो आई हैव बिल्ड कैपेसिटी इन हेल्थ केयर सेक्टर फॉर डेंगू, इसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। ये जितना आप करोगे, अब आज आपने ये नॉलेज लिए, कल आप जाओगे कहीं सीनियर टेक्नीशियन बनोगे, आप जब लेक्चर दोगे, इस तरह से पढ़ाओगे, किसी यूनिवर्सिटी में टीचर बन जाओगे, है ना। so then you are doing capacity building for that particular topic, okay। ऑब्वियसली हमें मच्छर को पनपने से रोकना है, ठीक है। तो आपको फ्रेश क्लीन वाटर कहीं जमा नहीं होने देना है। ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत सुनी है, केजरीवाल जी बहुत ज्यादा प्रमोट भी करते हैं, है ना।
तो आपने जैसे टायर वगैरह हो गए, अपने घर की टंकियां हो गई है ना, कूलर्स हो गए, पानी आपको रेगुलरली चेंज करना है, ठीक है, उसको ग्रो नहीं करने देना। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं पर अपने से नहीं यूज करने होते इंसेक्टिसाइड, बिकॉज दे आर वेरी कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग होते हैं। अगर आप अमाउंट क्वांटिटी सही तरीके से नहीं है, पहले तुम लोगों ने देखा है वो धुआं करते थे, अब बंद कर दिया, क्यों? हाँ, बिकॉज इट वॉज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस हो रही थी उसकी वजह से उन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, वही है मतलब कि कहीं ऐसी जगह आपके घर में नहीं होनी चाहिए जहाँ पे पानी जमा हो सके, ओके। और मॉस्किटो बाइट से मैंने बता दिया, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, नेट्स यूज करो और इंसेक्ट रिपेलेंट ओडोमॉस लगा लो, ठीक है। आई थिंक दैट इज इट। और आपके लेवल पे आप वही देखोगे कि आप लोग एज पैरामेडिक, आप पेशेंट आएगा, आप लोग तो लैब साइड में हो, आप सिर्फ टेस्टिंग में इन्वॉल्व होगे, बट हो सकता है किसी डिजास्टर सिचुएशन में आप जाते हो तो पेशेंट को मैनेज भी करना होगा, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो या तो कैनुला लगाना, ठीक है, इंजेक्शन लगाना, ये सब चीजें कोशिश करो कि उसको प्रैक्टिस करो, बिकॉज अगर आप फील्ड में जाते हो, ठीक है, आगे, तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा, आप पीछे नहीं खड़े हो सकते जी मैं तो लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं तो यही करूंगा सिर्फ, ठीक है। सो यू हैव टू मैनेज। सो ये जो बेसिक बेसिक प्रोसीजर्स हैं, आप अपनी फैकल्टी से बोलो। और बात यह है कि आपको प्रोसीजर थियोरेटिकल पता होना चाहिए कि इंजेक्शन लगता कैसे है। अब लगवा तो नहीं सकते, पानी वानी लगवा सकते हैं अगर तुम लोग चाहो तो, पानी भरो सिरिंज में और एक दूसरे को लगा के देख लो, बट आई डोंट थिंक कोई अपने पे लगवाना चाहेगा। हम लोग ऐसे ही करते थे, हम लोग एमबीबीएस में अपने फ्रेंड्स हॉस्टल में 2-2 ml की सिरिंज लेके और उसमें पानी भरते थे और एक दूसरे को आईएम इंजेक्शन प्रैक्टिस करते थे। तो अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, कोई लगवा लें तुमसे, तो तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो बट पानी भरना, कुछ और मत भर देना, ठीक है, ओके। सो यू कैन प्रैक्टिस, बट हाँ, आईएम इंजेक्शन सबको लगाना आना चाहिए, एटलीस्ट थियोरेटिकली पता होना चाहिए कि बैक पे लगाएं तो कैसे, हाथ पे लगाएं तो कैसे, ठीक है। आईवी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कैनुला लगाने का प्रोसीजर सबको पता होना चाहिए, कैसे कैनुला पकड़ते हैं, ठीक है, कौन से नंबर का कैनुला होता है, एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, ठीक है। क्योंकि ऐसी सब डिजीज में आप लैब साइड तो हो गई, आप हो सकता है ट्रीटमेंट साइड भी हो, ठीक है। सो यू एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको ये सब आना चाहिए टू मैनेज डिजीजेस लाइक दिस। और लास्ट में कैप्शन है, इफ दे ब्रीड यू विल ब्लीड। तो अगर आपने मच्छर को ब्रीड करने दिया तो यू विल, तो आपको डेंगू हुआ तो यू कैन हैव हिमरेजिक सिम्टम्स, ठीक है। ये कैप्शन है डेंगू के लिए।